नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स 2023 वाले इस सेशन में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले चलते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोट्स की ओर। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना है और लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने 7 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, श्रीलंका ने, मालदीव ने, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। तो यह राइट आंसर जो है ये हो जाएगा श्रीलंका जो है इसने अभी अपना जो 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ श्रीलंका से संबंधित जो कुछ फैक्ट्स हैं इनको यहाँ जान लेते हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए क्या है। तो पहली बात, श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों, श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक कॉमर्शियल कैपिटल है और एक इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक जो राजधानी है एक ये है। ठीक है, तो जो कोलंबो आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है, और जबकि जो श्री जयवर्धनेपुरे जो कोट्टे हैं, श्री जयवर्धनेपुरे जो कोटे है ये क्या है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक क्या है, राजधानी है। तो ध्यान रखना इसकी जो कॉमर्शियल, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में दोस्तों, कॉमर्शियल कैपिटल है, और ये क्या है इसकी, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल जो है ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक क्या है, राजधानी है। अब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। ये बात नाम आपको याद रखना है, क्योंकि श्रीलंका अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि श्रीलंका के अंदर क्या लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई थी। वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। कहीं ना कहीं अब उन हालातों में सुधार हो रहा है, तो इसलिए ये श्रीलंका से संबंधित जो तथ्य हैं, फैक्ट्स जो हैं, इनको आपको याद रखना है। तो दिनेश गुणवर्धने क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आपसे राष्ट्रपति के बारे में यदि पूछा जाता है तो राष्ट्रपति कौन है? यहाँ की राष्ट्रपति हैं दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि श्रीलंका में भारत के जो उच्च आयुक्त है इनका नाम क्या है। तो श्रीलंका में भारत के जो उच्च आयुक्त हैं ये हैं गोपाल बागले। कौन है? गोपाल बागले। और अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका की जो 75वीं जो स्वतंत्रता की वर्षगांठ थी इस अवसर पर क्या दी हैं, 50 बसें उसको दी हैं। ध्यान रखना इस चीज को भी, 50 बसें किसको दी है, श्रीलंका को दी है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हाल ही में आपने देखा होगा एक त्रासदी आई थी, तरीके से ऐसे मान लीजिए एक प्राकृतिक आपदा थी, जिसको प्राकृतिक आपदा के रूप में कौन आया, भूकंप आया। तो हाल ही में भूकंप ने किन देशों में तबाही मचाई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं आपके। तुर्की है, सीरिया, लेबनान, इजराइल या सभी? तो देखो इन सभी देशों के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन सभी देशों के अंदर क्या हुआ है, जो भूकंप जो आया है ये एक प्राकृतिक आपदा के रूप में यहाँ आया, और इससे क्या हुआ, यहाँ सर्वाधिक जान माल की हानि हुई, लोगों की जान भी गई है। लगभग अभी तक यदि मैं आपको कल तक का आंकड़ा बताऊं तो लगभग 5000 से अधिक जो लोग हैं इसके अंदर मारे जा चुके हैं। सभी देशों ने इनको क्या भेजी है, अब इनके लिए कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई हैं, मतलब उनको सुविधाएं भेजी है। जैसे भारत से क्या भेजा गया है कि कुछ डॉक्टर्स की टीम भी गई है। हाँ, C-17 जो ग्लोब एयरफोर्स का जो क्या है, ग्लोब मास्टर जो है इसको भी वहाँ भेजा गया है। तो भारत ने भी, सभी देशों ने भी क्या भेजी, अपनी अपनी तरफ से सहायता इसको भेजी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखो हाल ही में भूकंप ने किन देशों में तबाही मचाई है? तुर्की है, सही है बिल्कुल, तुर्की है। ये तुर्की का क्या है, नया नाम कर दिया गया है, तुर्की है। सीरिया है, लेबनान है और इजराइल है। ये सभी क्या है, मिडिल ईस्ट जिस तरीके से इनको बोलते हैं, मिडिल ईस्ट के ये देश हैं। अब आइए देखते हैं कि सर्वाधिक जो यहाँ जो सर्वाधिक तबाही जो भूकंप ने मचाई है ये कहाँ मचाई? ये तुर्की शहर के अंदर सर्वाधिक तबाही मचाई। उसके बाद कहाँ? सीरिया में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूँ दोस्तों इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं कि वास्तव में ये भूकंप क्या होता है और क्या ऐसा कारण रहा। देखो एक तो होता है भूकंप जब भी आता है तो एक तो होता है भूकंप का केंद्र जिसको हम फोकस बोलते हैं, और एक होता है जहां उसकी जो तरंगे निकलेगी, जो वेव्स निकलेगी, जहां ऊपरी सतह से टकराएगी, दैट इज एपिसेंटर। एक होता है आपका एपिसेंटर। तो तुर्की के अंदर एक शहर था, ठीक है, गाजियाटेप नाम था शहर का, वहां क्या था, इसका भूकंप का एपिया सेंटर था। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं, देखो कुछ फैक्ट क्या है, भूकंप की जो तीव्रता है इसको किस पैमाने पर मापा जाता है?
तो इसको रिक्टर पैमाने पर या रिक्टर स्केल के ऊपर मापा जाता है, जिसमें 0 से और 9 तक क्या होते हैं, मान लिखे हुए होते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए यदि भूकंप की तीव्रता 0.1 या 0 होता ना कि तीव्रता, इतनी तीव्रता के साथ भूकंप आया, इसका मतलब क्या है कि यदि 0 से 0.9 ना 1 तक यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.4 तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये 3 से ऊपर जाता है तो फिर धीरे धीरे क्या हानि जो है इस भूकंप की वजह से वो बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ जो ये जो आया है भूकंप की जो तीव्रता थी इन देशों के अंदर लगभग 6 से और 8 के बीच में थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा क्या था, एक विनाशक क्या था, एक विनाशकारी भूकंप था, जिसने इन देशों के अंदर क्या मचाई, तबाही मचाई, अत्यधिक लोगों की यहाँ पे जान गई। आगे देखिए, भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है इसको साइंस की किस ब्रांच के अंदर किया जाता है, तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी जो है ये भूकंप का अध्ययन जो किया जाता है जिस ब्रांच के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। आगे आपके सामने दे रखा है दोस्तों कि सर्वाधिक भूकंपों वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक जो आता है, किसके अंदर आता है, जापान के अंदर आता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, सर्वाधिक भूकंपों वाला देश है ये। और सबसे कम भूकंपों वाला महाद्वीप कॉन्टिनेंट की यदि हम बात करें तो ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे कम जो आपके आते हैं ये कहाँ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं। महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यदि भारत की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, हिमाचल प्रदेश जो वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ आपको भूकंप सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, यह है किस राज्य में है। देखो पहली बात, एशिया का सबसे बड़ा है ये, और किस राज्य में खोला गया है, इसको खोला गया है कर्नाटक के अंदर। कहाँ खोला गया है, कर्नाटक राज्य के एक जगह है दोस्तों जहाँ, इसका नाम है तुमकरू। क्या नाम है, तुमकरू जो जगह है इसके अंदर इसको खोला गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ से कि किस कंपनी के द्वारा इसको ओपन किया गया है, तो मैं इधर आपको बता देता हूँ इसके बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको खोला गया है, इसको कारखाने को। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगी मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ हेलीकॉप्टर जो है इनको बनाया जाएगा, और कौन बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है, इसके बारे में इसका नाम क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कंपनी है इसके द्वारा इसे बनाया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वास्तव में इसका मेन पर्पज क्या है। देखो ये जो हेलीकॉप्टर जो कारखाना खोला गया है, ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर जो भारत जो वाला जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इसका एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर जो है ये हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, ताकि हम लोग हमारे देश के अंदर ही हेलीकॉप्टर जो है इनका क्या कर सके, भी निर्माण कर सके, इनका उत्पादन कर सके। अब इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों क्या, पहली बात, यह जो कंपनी है ये 1 वर्ष के अंदर, मतलब प्रति वर्ष, ध्यान रखना, यह जो कंपनी है ये प्रति वर्ष लगभग 30 हेलीकॉप्टर जो है, 30 हेलीकॉप्टरों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। 30 हेलीकॉप्टर नॉट, ठीक है, 30 हेलीकॉप्टर जो है इनका क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर बाद में इस 30 हेलीकॉप्टर का जो लक्ष्य रखा गया है प्रारंभ में कि प्रति वर्ष 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, लेकिन बाद में इनको बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा, 90 कर दिया जाएगा। अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड है, हम लोग इसकी बात करते हैं अलग से दोस्तों कि वास्तव में कब इसकी स्थापना होती है, कब ये नाम बनाया गया। देखो प्रारंभ में हीराचंद्र एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से इसका स्थापना होता है, लेकिन 1964 के अंदर, देखो 1940 में था HAL, हीराचंद्र एरोनॉटिक लिमिटेड के नाम से था। बाद में इसको क्या कर दिया गया, बाद में इसका नाम कर दिया गया HAL, कब, 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, उस बेंगलुरु के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान जो चेयरमैन है, इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन जो हैं ये कौन है दोस्तों, तो इसके प्रेजेंट चेयरमैन एंड MD हैं R माधवन। कौन है, R माधवन। तो ये सामान्य जानकारी भी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कर्नाटक राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए
कर्नाटक राज्य अब आपके सामने है, कर्नाटक स्टेट। इसके अंदर देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ 75 सदस्य जो है इसके विधान परिषद के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। तो कर्नाटक के अंदर क्या है? 75 विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अंदर जो भाषा है, इसका भाषा का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ जो भाषा बोली जाती है कन्नड़ है। और कन्नड़ क्या, एक शास्त्रीय भाषा भी, ध्यान रखना। इस कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? मैसूर है। क्या है? मैसूर है। अब बाद में इसका, पहले इसका नाम मैसूर था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? कर्नाटक। तो ध्यान रखना 1973 के अंदर इसका नाम क्या किया गया? कर्नाटक किया गया। तो इसकी स्थापना कब होती है कर्नाटक राज्य की? 1 नवंबर 1956 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। अब देखो इसके जो सीएम है ये कौन है? इसके सीएम जो है वो है विश्वराज या बसवराज बोम्मई जो है, ये इसके क्या है? सीएम है, बसवराज बोम्मई जो है इसके क्या है? सीएम है। दूसरी बात, यहाँ के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल जिनका नाम है दोस्तों थावर चंद गहलोत। क्या है यहाँ के राज्यपाल का नाम? थावर चंद गहलोत। यहाँ के अभी वर्तमान क्या है? गवर्नर है। आगे आपसे पूछा है राजधानी, तो राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। तो बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम है और थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। बेंगलुरु यहाँ की क्या है? राजधानी है। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 28 है। यहाँ लोकसभा सीट कितनी है? 28 है। यहाँ राज्यसभा सीट कितनी है? 12 है। और यहाँ विधानसभा सीटें कितनी है? 224 है। कितनी है? 224 है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो यहाँ से आया हुआ है कि यहाँ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क की यदि मैं बात करता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूँ, तो बांदीपुर, बंदेरघट्टा, नागरहोल, अंसी, कुंद्रेमुख, ये सभी क्या हैं? इसके नेशनल पार्क हैं। ये आपको याद रखने हैं। और देखिए कर्नाटक राज्य का जो राज्य पक्षी है इसका नाम क्या है? इंडियन रोलर। क्या नाम है दोस्तों? इंडियन रोलर है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ का राज्य पशु क्या है? हाथी है। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, देखिए यहाँ का राज्य पेड़ कौन सा है? तो यहाँ का राज्य पेड़ जो है सैंडलवुड, चंदन की जो लकड़ी होती है, यहाँ का क्या है? राज्य पेड़ है, राज्य वृक्ष है सैंडलवुड। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, सिटी ऑफ सैंडलवुड किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ सैंडलवुड किसे कहा जाता है? मैसूर को। किसे कहा जाता है? मैसूर को सिटी ऑफ सैंडलवुड कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ इसका जो राज फूल है ये क्या है? ये लोटस है दोस्तों। क्या है? लोटस है। चलते हैं अगले फैक्ट्स की ओर। अब देखो विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। इन 6 राज्यों के अंदर क्या है दोस्तों? इन 6 राज्यों के अंदर क्या है? विधान परिषद आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अगला देखिए। अब आपको मैंने अभी बताया 1973 में मैसूर राज्य का नाम क्या कर दिया गया था? कर्नाटक बदल दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो ये जो कर्नाटक राज्य है ये किन किन राज्यों से सीमा लगाता है? तो इस कर्नाटक राज्य की किन किन राज्यों से क्या लगती है सीमा? तो एक बार इस मैप के अंदर हम लोग देख लेते हैं। तो देखो कहाँ है आपका कर्नाटक, ढूंढिए इसके अंदर, कर्नाटक को ढूंढते हैं। पहली बात इधर ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कर्नाटक है। ये क्या है? ये कर्नाटक राज्य है। अब देखिए इस कर्नाटक की सीमा देखो, इधर आंध्र प्रदेश से भी लगती है, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। इधर आपकी तेलंगाना से भी क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। इधर ये महाराष्ट्र से भी क्या लगा रहा है? अपनी सीमा लगा रहा है। इधर गोवा से भी क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। इधर तमिलनाडु से भी क्या लगती है? इसकी सीमा शेयर की जाती है। देखो ये शेयर हो रही है इधर। और इधर आपके सामने तो ये क्या हो गए? इसके स्टेट हो गए। तो देखो गोवा से इसकी सीमा लगती है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ गोवा से क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। फिर महाराष्ट्र से लगती है। फिर तेलंगाना किससे लगती है दोस्तों? तेलंगाना से भी इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। फिर आंध्र प्रदेश से भी इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। और तमिलनाडु से भी क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। और लास्ट में देखो इधर एक केरल दिखाई दे रहा होगा आपको छोटा सा, ये रहा केरल। केरल से भी क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। तो ध्यान रखना इसकी अलग अलग राज्यों से क्या लगती है? सीमा लगती है। ये सभी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये बात भी आपको यहाँ याद रखनी है। सभी आपको इस सामने इस मैप के अंदर दिख रहे होंगे। कुल 6 स्टेट्स हैं जिनके साथ कर्नाटक अपनी सीमा शेयर करता है। आइए दोस्तों चलते हैं शास्त्रीय भाषाओं के बारे में और कुछ फैक्ट्स और हैं। शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? कुल 6 है। हम क्यों बात कर रहे हैं इनकी? क्योंकि कर्नाटक राज्य में कन्नड़ जो है ये एक शास्त्रीय भाषा है। तो ये 6 कौन कौन से? देखिए
एक तो है आपकी कन्नड़, कौन सी है, कन्नड़। एक दोस्तों तमिल, एक आपकी तेलुगु, तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, मलयालम। एक है दोस्तों संस्कृत और एक है आपकी उड़िया। तो ये सभी क्या है, शास्त्रीय भाषाएं हैं और इनकी संख्या कितनी है, 6। अब देखो इसी के साथ अगला जो फैक्ट आपके सामने है, देखो ये तीनों क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, भारत का बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, और इसरो का हेडक्वार्टर, ये तीनों कहाँ है, इन तीनों का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ध्यान रखना, इन तीनों का आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है दोस्तों, आप सभी को पता है बेंगलुरु के अंदर है। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में, भारत का बगीचों का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है, और भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। अब यहाँ कुछ खाने पाई जाती है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए। तो कौन सी खान है, गोल्ड की जो खाने हैं इनको यहाँ कोलार की खान के नाम से है, और कहाँ है ये, कर्नाटक राज्य के अंदर है। अब देखिए यहाँ शास्त्रीय भाषा की बात हो रही है, तो हम साथ के साथ जो शास्त्रीय जो नृत्य हैं, क्लासिकल जो डांस है, इनके बारे में भी यहाँ सीख लेते हैं। तो देखो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, इनको भी देख लीजिए आप। तो एक तो है दोस्तों कथकली, कथकली क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम, कथकली है, मोहिनी अट्टम, ये भी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, ये भी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। एक मणिपुरी, जो मणिपुर राज्य के अंदर होता है, मणिपुरी। एक ओडिसी या ओडिसी, ये कहाँ होता है, उड़ीसा के अंदर है, मणिपुरी, ओडिसी। एक कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी होता है। इसके अलावा दोस्तों कथक, क्या होता है, कथक। तो ये सभी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, इनको भी आपको याद रखना है, इनको भी याद रखना है। कथकली है, मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है और कथक है। ठीक है, तो ये नाम भी आपको यहाँ याद रखने हैं। जैसे कथक जो है ये उत्तर भारत के अंदर होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, ओडिसी उड़ीसा के अंदर, मणिपुरी मणिपुर के अंदर, भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर, और मोहिनी अट्टम और कथकली ये कहाँ होते हैं, केरल के अंदर होते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखने। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 नए जजों की नियुक्ति की गई है, इनमें कौन शामिल नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, मनोज मिश्रा और केजी बालकृष्णन। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 नए जज जो है इनको नियुक्त किया गया है, और ये सभी जज जो लिए गए हैं, 5 जो जज बनाए गए हैं, न्यायाधीश जो बनाए गए हैं, ये सभी किसी न किसी राज्य के हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश जो है, इनको यहाँ बनाया गया है। तो देखो इसमें से कौन शामिल नहीं है, पंकज मित्तल ये बिल्कुल शामिल है, संजय करोल ये भी शामिल है, पीवी संजय कुमार ये भी शामिल है, मनोज मिश्रा ये भी शामिल है दोस्तों। और इसके अलावा ये जो ऑप्शन जो आपका ये है, मतलब जो ई ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। केजी बालकृष्णन जो है ये बहुत समय पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। एक दलित न्यायाधीश थे भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो दलित थे, उनका नाम क्या था, केजी बालकृष्णन। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। तो देखो ये सही है, बिल्कुल ये वाला सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन कौन शामिल नहीं है, केजी बालकृष्णन नहीं है। तो 4 नाम तो आपके सामने। 5वां है एहसानुद्दीन, अभी मैं उसका नाम बता दूंगा, जो पटना हाई कोर्ट से है। ठीक है, तो देखिए जो 5वां नाम है उनका नाम है एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। ये पटना हाई कोर्ट के क्या हैं, चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें जो ये नाम आया दोस्तों, इधर देखिए, ये जो पंकज मित्तल जो है ये राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। पंकज मित्तल राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। आइए अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किसका, उच्चतम न्यायालय का आर्टिकल जो है, ये उच्चतम न्यायालय का उल्लेख आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है, इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना, उच्चतम न्यायालय जो है इसकी जो स्थापना होती है, ये कब हुई, ये होती जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। अगला, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो हैं, ये बताइए कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये डी वाई चंद्रचूड़ हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस जो होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति इनको क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? आप सभी को पता है हाल ही में नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनको वापस से तीसरी बार क्या बनाया गया है? क्या बने हैं ये? लोकप्रिय नेता 78% रेटिंग के साथ में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कहाँ? मुंबई में। तो ध्यान रखना, काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और महाराष्ट्र में भी कहाँ? मुंबई के अंदर। अब कुछ मैं आपको यहाँ दोस्तों कुछ प्रमुख महोत्सव हैं इनके बारे में लिखवा देता हूँ। जैसे मरु महोत्सव जो होता है ये जैसलमेर के अंदर है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर है। तो ध्यान रखना इनका। जैसे आपसे पेपर में पूछा जा सकता है मरु महोत्सव का संबंध किससे है या मरु महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो मरु महोत्सव वैसे तो कहाँ होता है? जैसलमेर। जैसलमेर के भी कहाँ? इसको बोलते हैं डेजर्ट फेस्टिवल, जैसलमेर राजस्थान। इसके अलावा ऊंट महोत्सव जो है ये ऊंट महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? कैमिल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान। अगला सिग्मो फेस्टिवल, तो ये गोवा के अंदर आयोजित होता है। सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो महोत्सव ये कहाँ होता है दोस्तों? ये गोवा के अंदर होता है। तो सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है? गोवा के अंदर होता है। और बताइए, आप बोलोगे सर स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये कहाँ होता है? ये लद्दाख के अंदर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर, ये बीकानेर है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल गोवा के अंदर है, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख के अंदर है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए तो देखो, एक होता है चापचार कूट महोत्सव, क्या होता है? मिजोरम के अंदर चापचार कूट महोत्सव, मिजोरम चापचार कूट महोत्सव ये कहाँ होता है? ये होता है दोस्तों मिजोरम के अंदर। तो ये क्वेश्चन से कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। BFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? दोस्तों हाल ही में जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके अंदर इस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन जो सेंटर है इसको क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है ताकि लोगों को वीजा बनवाने के लिए भाग दौड़ न करनी पड़े। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको खोला गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं, अब देखिए यहाँ आपको पता है कि 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इनकी मेजबान कौन करेगा? इनकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, इनकी मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। और लक्ष्मी सिंह जो मैंने आपको बताया था, पहली महिला क्या है यहाँ की? पुलिस कमिश्नर है कि यहाँ की उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या दिया गया है कि अखिल भारतीय महाकवि माघ सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए इसका आंसर है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अखिल भारतीय महाकवि माघ सम्मेलन जो है इसका आयोजन राजस्थान राज्य के अंदर किया जाएगा। अभी क्यों? क्योंकि महाकवि जो माघ है उनका संबंध राजस्थान से रहा है। अब कब से कब तक चलेगा? तो फरवरी से और 31 मार्च जो है इसमें इसके बीच में इसका आयोजन होगा। तो आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, किस एकेडमी द्वारा, किस अकादमी द्वारा इसको संचालित किया जाएगा या इसका आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अभी राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है ये कहाँ है? ये जयपुर में है। 1980 में इसकी क्या होती है? देखो ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1980 में होती है। संस्कृत दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं? श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस जो है इसको मनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हाल ही में कौन से क्रम के ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में हुआ है? तो 66, 64, 65 या 60? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 65वें क्रम के जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं इनका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर के अंदर हुआ है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। तो ये जो ग्रैमी अवार्ड्स जो है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को यह जो अवार्ड है ये दिया जाता है। तो देखिए इधर फैक्ट्स आपके सामने हैं। तो ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्यों, देखो ये हमारे लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के एक म्यूजिक कंपोजर है जिनका नाम है रिकी केज। क्या नाम है? रिकी जो केज है, इन्होंने तीसरी बार क्या जीता है? ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, अब ये ग्रैमी अवार्ड भी अलग अलग, ग्रैमी अवार्ड भी संगीत के अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। जो भारत की जो रिकी केज है, इनको किस फील्ड के अंदर दिया गया है? इनको दिया गया था, इनकी एक एल्बम आई थी, ऑडियो एल्बम थी, तो इनको ये अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए। तो 2023 में बेस्ट इमर्सिव जो ऑडियो एल्बम थी उसके लिए इन्हें तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया है। अब ध्यान रखना रिकी केज के बारे में, पहली बात ये क्या है, एक म्यूजिक कंपोजर है और इनकी जो एल्बम जो आई थी इनका नाम था डिवाइन टाइड्स। क्या नाम था? डिवाइन टाइड्स। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो ग्रैमी अवार्ड्स अभी तक जो जीते हैं, ठीक है, इनका नाम है बियोंसे। क्या नाम है? बियोंसे जो है इनको अभी तक सर्वाधिक जो ग्रैमी अवार्ड्स है ये मिल चुके हैं, कितने? लगभग 32। और एक ही रात में सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड्स जीतने का जो रिकॉर्ड है वो किसके? माइकल जैक्सन जो है उनके नाम है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टॉप टेस्ट में फेल होने वाली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो ध्यान रखना, यदि हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं दीपा कर्माकर, विराट कोहली, पीवी सिंधु, कोई नहीं। तो देखो जिम्नास्टिक की बात हो रही है, जिम्नास्ट की बात हो रही है, तो दीपा कर्माकर जो है ये क्या है? जिम्नास्ट है, जो हाल ही में डॉप टेस्ट जो होता है खिलाड़ियों का, डॉप टेस्ट जो होता है इसके अंदर क्या हो चुकी है? फेल हो चुकी है। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखो फेल होने का मतलब क्या है कि इनको 21 महीने के लिए, मतलब एक एजेंसी होती है, उस एजेंसी के द्वारा इनका जो डॉप टेस्ट करवाया जाता है। यदि उसमें कोई खिलाड़ी फेल हो जाता है तो उसको या तो बैन कर दिया जाता है या उसको कुछ महीने के लिए खेल जो प्रतिस्पर्धा जो होती है उनसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इनको 21 महीने के लिए क्या कर दिया गया है? दीपा कर्माकर को बैन कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों देखिए इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थ था, ये प्रतिबंधित पदार्थ कौन सा था जिसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया? इनको डॉप टेस्ट में फेल बताया गया। दोस्तों इसका नाम था हाइजेनामाइन। इस प्रतिबंधित पदार्थ को इन्होंने क्या किया? इसका सेवन किया और ये क्या है? एक एनर्जी बूस्टर है, इससे एनर्जी क्या मिलती है? अधिक मिलती है। जबकि ये जो हाइजेनामाइन जो पदार्थ था ये बाडा की जो प्रतिबंधित जो सूची थी, बाडा की जो प्रतिबंधित सूची थी इसके अंदर क्या था? शामिल था। इसके अंदर क्या था? शामिल था। बाडा की प्रतिबंधित जो सूची थी इसके अंदर इसको शामिल किया गया। तो इसका नाम क्या था? हाइजेनामाइन। इसका इन्होंने उपयोग किया, इसका सेवन किया। ध्यान रखना इसका उपयोग और भी बीमारी जैसे अस्थमा है जैसी बीमारियों में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इन्हें 21 महीने के लिए क्या कर दिया गया है? इन्हें 21 महीने के लिए प्रतिबंधित या इनको बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों आज यहाँ हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स 7 फरवरी का जो है इसको डिस्कस किया। आइए चलते हैं आज इम्पोर्टेंट जीके सीरीज का जो आपके सामने पार्ट नंबर 7 जो है उसकी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ ये आपको याद रखना है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। अनुसूची 11 में कुल विषय कितने हैं? अनुसूची 11 में कुल विषय कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 टोटल क्या है? विषय रखी गई है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य के अंदर है? तो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो ध्यान रखना नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, यह नर्मदा नदी पर क्या है? आपका धुआंधार जलप्रपात है। लावनी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंध है किसका? लावनी नृत्य का। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।